कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे आप। तो हम फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ लाइफ प्रोसेसेस का एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? वहन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं के बारे में आज बताऊंगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं, चलो आज की वीडियो। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में शुरू करते हैं। क्लियर? और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो हमारा एक एग्जांपल है वो है अमीबा। ठीक है, सो अमीबा के अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लेकिन क्योंकि ये हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं तो एकदम से स्टूडेंट्स को क्या होता है, ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्रिएट कर दिया, बना दिया डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया है। तो आपको पता है कि अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी जगह पे आप दूसरा भी कोई ले सकते हैं, बट यहीं से हम काम करेंगे। कौन से मटेरियल ऐसे हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है? तो देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, पहले उनको एक बार क्लियर कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन किस किस मटेरियल का आवश्यक है? तो दो तीन चीजें हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं फूड के बारे में बात करता हूं, मैं भोजन के बारे में बात करता हूं, तो भोजन का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए हर उस कोशिका तक जिस कोशिका को उसकी आवश्यकता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात क्या है? ऑक्सीजन की सप्लाई है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स की सप्लाई है। ठीक है ना। और तीसरा क्या? हार्मोनल सप्लाई है। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो वो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर जगह पर बने, लेकिन उनकी आवश्यकता एक दूसरी जगह पर हो। ठीक है, तो उनका ट्रांसपोर्ट आवश्यक हो जाता है। तो मैं यूनिसेलुलर के अंदर ट्रांसपोर्ट आपको एक बार बता देता हूं। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से क्या कर लेते हैं, रिकॉल से कर लेते हैं। देखिए अमीबल सेल क्या है कि कंप्लीट एनवायरनमेंट से क्या है, कनेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे एयर लिखता हूं तो जो एयर है, यानी कि जो एयर है, ये चारों तरफ से क्या है, अमीबल सेल को घेरे हुए है। ठीक है, या फिर हम सीधा कह सकते हैं एयर की जगह पे हम एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है वो चारों तरफ से अमीबल सेल को घेरे हुए है, और अमीबल सेल अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है। तो हम सीधे तौर पे ये कहेंगे कि अमीबा चारों तरफ से एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है। ठीक है, अब जो भी मटेरियल्स बाहर से आने वाले हैं तो वो सराउंडिंग से ही आते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूँ तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर। ठीक है, अगर मैं फूड के बारे में बात करता हूँ तो फूड भी बाहर से अंदर की तरफ आता है। तो पूरा एक जो ऑर्गेनिज्म है वो सीधा क्या है, एनवायरनमेंट से कनेक्ट है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर डिफ्यूजन जो प्रोसेस है उसका उपयोग करके किसी भी तरह के मटेरियल को परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कर देती है, साइटोप्लाज्म के अंदर भेज देती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं निष्कासन की, उत्सर्जन की, या फिर हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की, तो जो भी वेस्ट मटेरियल इस बॉडी के अंदर है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है, या फिर वो किसी भी तरह का वेस्ट हो, है ना, वो सीधे तौर पे क्या कर दिया जाता है, एग्जिट कर दिया जाता है। कहां पर? एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ CO2, तो CO2 किस में भेज दिया जाता है, सीधा एनवायरनमेंट में भेज दिया जाता है। और जिस प्रणाली का, जिस प्रोसेस का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मटेरियल्स जो हैं वो क्या है, इन एंड आउट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। ऑक्सीजन 21% है कहाँ पर, एनवायरनमेंट में। ठीक है, लेकिन अमीबल सेल के साइटोप्लाज्म में वो 0% है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है ना, अंतर क्रिएट हो गया, एक अंतर बन गया है यहाँ पे कंसंट्रेशन में, कि 21% है यहाँ पर और यहाँ पे 0% है। तो मटेरियल्स हमेशा ज्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से, रीजन से कम कंसंट्रेशन वाले रीजन में चले जाते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हमने डिफ्यूजन बोला था। ठीक है जी। तो ये क्या है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मटेरियल्स जो है वो डिफ्यूजन के द्वारा क्या हो जाते हैं, प्रसारित कर दिए जाते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, है ना। और कौन सी चीजें हैं जो कि भेजी जा रही हैं या फिर ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं, एक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भोजन है। ठीक है, साथ में अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बात करता हूं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हार्मोन्स और कुछ वेस्ट भी
जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो चलो मल्टी सेलुलर के बारे में बात करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बात करने से पहले, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन की इतनी आवश्यकता क्यों है कि हमें एक ट्रांसपोरेटरी सिस्टम तैयार करना पड़ा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में करोड़ों और लाखों करोड़ों की संख्या में क्या है, कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब इतना तो आप भी जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर है उसकी सभी कोशिकाएं सीधे तौर पे वातावरण से कनेक्ट नहीं हो सकती। अगर मैं ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करता हूँ और ह्यूमन बॉडी में अगर मैं हार्ट कोशिकाओं के बारे में बात करता हूँ, जो आपकी हृदय कोशिकाएं हैं, तो हृदय कोशिकाओं को जो ऑक्सीजन चाहिए है ना, वो ऑक्सीजन उसे सीधा वातावरण से नहीं प्राप्त होने वाला। क्यों? क्योंकि वो सीधे वातावरण से कनेक्ट ही नहीं है ना, वो तो बॉडी के अंदर है ना। तो इस वजह से क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोरेटरी सिस्टम का एक अलग महत्व बन जाता है कि वो कोशिकाएं, जो कोशिकाएं सीधे वातावरण से कनेक्ट नहीं हैं, उन तक भी वो सारे सामान पहुंचा दिए जाए जो कि उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। कौन कौन से हैं वो? जैसे कि ऑक्सीजन की सप्लाई, फूड की सप्लाई, ग्रोथ के लिए कुछ हार्मोन्स की सप्लाई। ठीक है जी, तो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ट्रांसपोरेटरी सिस्टम के बारे में। कौन से ट्रांसपोरेटरी सिस्टम के बारे में? ट्रांसपोरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ट्रांसपोरेटरी सिस्टम में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, ह्यूमंस में हम ह्यूमंस ट्रांसपोरेटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ह्यूमन ट्रांसपोरेटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम को किसमें आगे 3 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया। कंपोनेंट्स का मतलब टाइप नहीं होता है, कंपोनेंट्स का मतलब है जिनसे ह्यूमन ट्रांसपोरेटरी या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम मिलकर बना है। ठीक है जी, तो सबसे जो मेन ऑर्गन है, वैसे तो सभी मेन ऑर्गन है यहाँ पर, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें ध्यान देना है ना, उसके वो है कौन सा? हार्ट पहले नंबर पे आता है। ठीक है, ये स्पेशल काइंड ऑफ द ऑर्गन है। ठीक है, हमारी थोरेसिक कैविटी में लंग्स के बिल्कुल जस्ट नीचे क्या होता है, सिचुएटेड है। और दूसरा हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स हमारी वो नसें हैं जिनके अंदर ब्लड बहता है। ठीक है, 2-3 तरह की यहाँ पर ब्लड वेसल्स है, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और तीसरा है हमारा ब्लड एंड लिम्फ, यानी कि ये वो मीडियम है जिसके अंदर कोई भी सामान या फिर कोई भी मटेरियल जिसको ट्रांसपोर्ट होना है वो डाल दिया जाता है। उसके बाद क्या है, ब्लड, क्योंकि सर्कुलेशन में होता है, घूमने में होता है ना, हार्ट की वजह से, और वेसल्स के अंदर ये घूमता है, वेसल्स के अंदर ये चलता है, तो इस वजह से क्या है, ये उन सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है जिन कोशिकाओं को उस सामान की आवश्यकता है जो सामान अभी अभी ब्लड के अंदर डाला गया है। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ लंग्स के बारे में, तो लंग्स क्या करते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। किसको दे देते हैं? ब्लड को दे देते हैं। ब्लड क्या करता है, ब्लड उस सामान को यानी कि ऑक्सीजन को लेके पहुंचता है उन कोशिकाओं में जिन कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है जी, रास्ता कौन प्रोवाइड कर रहा है? वेसल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, और इन वेसल्स के अंदर ये ब्लड लगातार चलता रहे। ठीक है, इस चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है? हार्ट कंट्रोल कर रहा है। सो हार्ट इज जस्ट ए पंपिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पंप लाइक स्ट्रक्चर। ये पंप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी पंपिंग करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन तरह के मूवमेंट्स इसके अंदर होती हैं। ब्लड वेसल्स को हमने 2 या फिर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। मुख्य रूप से तो 2 ही हैं, है ना। जो थर्ड टाइप ऑफ द वेसल्स हैं वो इन जो 2 वेसल्स हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, उनके बिल्कुल जो आपके टर्मिनल्स होते हैं, उनके जो टर्मिनल्स होते हैं वहां पर ये मौजूद होती है। तो जो भी मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज के अंदर ही होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ब्लड एंड उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लिम्फ। सो हमारे शरीर में हम जब बात करते हैं कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में, यानी कि जब हम बात करते हैं उन उत्तकों के बारे में जो उत्तक लगातार बह रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहे हैं, तो सिर्फ ब्लड ही एक ऐसा टिश्यू नहीं है जो इस काम को कर रहा है। इस काम को करने के लिए लिम्फ भी ब्लड की मदद कर रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हार्ट, दूसरा हम पढ़ने वाले ब्लड वेसल्स, और थर्ड हम पढ़ने वाले ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? हार्ट से। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, हार्ट हम शुरू कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो अगर मैं हार्ट के बारे में बात करता हूँ तो एक एवरेज व्यक्ति के अंदर जिसका जो वजन है वो 60, 65 और 70 के बीच में है, तो उसके अगर हार्ट वेट के बारे में बात की जाती है कि उसके हार्ट में कितना वेट होगा, तो लगभग 285 ग्राम टू 290 ग्राम्स तक
हो सकता है, यानी कि एक एवरेज जो एडल्ट है उसका जो हार्ट वेट है, एवरेज हार्ट जो वेट है वो 285 ग्राम से 290 ग्राम तक हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात है सिचुएटेड कहाँ पर होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका कहाँ पर है। अगर आप अपने उल्टे हाथ को, यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड है उसे आप इस तरह से थोरेसिक कैविटी के बिल्कुल जस्ट ऊपर की तरफ रखते हैं, है ना, तो आपका हाथ जितनी भी जगह घेरता है ना, उतनी जगह में ही आपका हार्ट, लगभग उतनी ही जगह में आपका हार्ट होता है। क्लियर है? तो लगभग यहाँ पर है ना, हल्का सा स्लाइटली लेफ्ट है। ठीक है जी। वो इस वजह से है कि एक अगर बीच में रखते हैं तो वहां पर क्या है, कुछ बोन्स हैं जिसके कारण हार्ट का फुलाव, यानी कि जो एक्सपेंडेशन है और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो थोड़ा सा क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है। तो जिससे बचाव के लिए क्या कर दिया, हार्ट को थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट की तरफ रखा गया है। ह्यूमन हार्ट जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ द मसल्स से बना हुआ, मांसपेशियों से बना हुआ है, जिनको हम बोलते हैं या तो हृदय मांसपेशियां बोल देते हैं या फिर कार्डिक मसल्स उन्हें बोलते हैं। ठीक है। कार्डिक मसल्स जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स हैं जो कि सिर्फ हार्ट वॉल्स के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि हृदय की जो दीवारें हैं उनके अंदर ही पाई जाती हैं, और ये एक्सपेंडेशन और कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं, यानी कि ये दबती हैं और फैलती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक इंपल्स के आधार पर बात करती हैं, बट वो क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो वहां तक हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद क्या किया है, मैंने हार्ट का एक डायग्राम बना दिया है और इसकी लेबलिंग भी कर दी है। ठीक, बता देता हूं, जो आपका हार्ट है, जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है ना। 4 चैम्बर्ड का मतलब क्या है कि उसके अंदर 4 कक्ष हैं, 4 कमरे हैं। ठीक है। तो उन कमरों के मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ एक बार, जिससे आपको समझ में आ जाए। एक ये रूम है यहाँ पर, एक दूसरा रूम ये है यहाँ पर, एक थर्ड ये है और एक फोर्थ ये वाला रूम यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी। जो ऊपर वाले 1 और 2 हैं उन्हें हमने बोला है क्या, आर्ट्रियम। क्या बोला है, आर्ट्रियम। तो जो इधर की तरफ है, अगर मैं सामने खड़ा होता हूं तो जो इधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, उसे हमने लेफ्ट आर्ट्रियम बोला है, और जो सीधे हाथ की तरफ है उसे मैंने राइट आर्ट्रियम कहा है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप समझ जाइए कि जो लेफ्ट है वो लेफ्ट आर्ट्रियम है और जो राइट है वो राइट आर्ट्रियम है, जो राइट की तरफ है वो राइट आर्ट्रियम है। अगर मैं नीचे वाले जो सेक्शंस हैं, जो नीचे वाले रूम्स हैं, उनके बारे में बात करता हूं तो मैंने उनको 3 और 4 नाम दिया है। 3 और 4 दोनों को ही हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो लेफ्ट जो है उसे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे और जो राइट है उसे राइट वेंट्रिकल कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या है, मैं हार्ट के अंदर होने वाले इनके जो फंक्शन है उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। जो आपके 1 और 2 है, यानी कि जो आपके आर्ट्रियम है, चाहे वो लेफ्ट आर्ट्रियम है या फिर वो राइट आर्ट्रियम है, इन दोनों का ही कार्य है कि पूरे शरीर के अंदर से, पूरी जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसके अंदर से ब्लड को वापस किसके अंदर कलेक्ट करना, इस हार्ट के अंदर कलेक्ट करना। यानी कि कलेक्शन का जो काम है वो किसके पास है, आर्ट्रियम के पास है। ठीक है ना जी। तो जो 1 और 2 रूम हैं, जो सेक्शंस हैं, वो क्या करते हैं, जब शरीर के अंदर से ब्लड क्या हो रहा होता है, सर्कुलेट हो रहा होता है, तो आर्ट्रियम क्या करते हैं, उसे हार्ट के अंदर कुछ समय के लिए कलेक्ट कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है जी। और जो आपके वेंट्रिकल्स हैं, जो हृदय में वेंट्रिकल्स हैं, उनका मुख्य कार्य है, क्या कार्य है उनका, ब्लड को भेजना। कहां पर भेजना, जहां पर भी उसकी आवश्यकता है ना। तो ब्लड की किस वजह से आवश्यकता पड़ रही है यहाँ पे, सामानों के ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना, कि उसे ऑक्सीजन लेके जाना है या फिर उसे फूड लेके जाना है या फिर उसे कोई पर्टिकुलर हार्मोन है जो कि उसको एक साइट पर, फंक्शनल साइट पर पहुंचाना है, तो वो उसका कार्य है। तो वेंट्रिकल्स ये कार्य क्या कर देते हैं, पूरी तरह से संपन्न कर देते हैं, यानी पूरी तरह से पूरा करते हैं। तो वेंट्रिकल से ब्लड क्या करेगा, हृदय से बाहर निकलेगा और ऑरिकल्स में जब ब्लड आता है तो वो ऑरिकल्स में आके स्टोर हो जाता है। तो कलेक्टिंग रूम कौन से हैं, 1 and 2 और आर्ट्रियम, एंड भेजने वाले जो सेंडर्स हैं वो कौन है, 3 and 4 है। ठीक है ना जी। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा कि 1 and 2 थोड़े छोटे हैं एंड 3 and 4 थोड़े से बड़े हैं। तो ये किस कारण है कि यहाँ पर सिर्फ कलेक्शन का काम हो रहा है, तो कोई भी यहाँ पे ताकत वाला काम नहीं है, ये सिर्फ ब्लड आ रहा है देन यहाँ पर आगे रुक रहा है। ठीक है। तो इन रूम्स को बहुत बड़ा नहीं किया गया, बहुत ताकतवर नहीं किया गया है। लेकिन जब मैं वेंट्रिकल्स के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ से क्या होता है, ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फैलाया जाने वाला है, पूरी बॉडी के अंदर भेजा जाने वाला है। ठीक है जी। तो पूरी बॉडी के अंदर जब भेजा जाने वाला है तो यहाँ पर ताकत की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एकदम से दबते हैं, यहाँ से जो ब्लड है वो प्रेशर से क्या होता है, बाहर की तरफ चला जाता है। किसके थ्रू जाएगा, वेसल्स के थ्रू जाएगा। यानी कि इसी हार्ट के साथ, इस हार्ट जो ऑर्गन है उसके साथ क्या है, कुछ वेसल्स भी जुड़ी हुई हैं, है ना जी। उन वेसल्स के बारे में भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो वेसल्स
आर्ट्रियम, जो वेसल्स आर्ट्रियम से जुड़ी हुई हैं, है ना, आर्ट्रियम यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम या फिर राइट आर्ट्रियम, दोनों में से किसी भी आर्ट्रियम के साथ जुड़ी हुई हैं उन्हें हम बोलते हैं वेन्स। क्या बोलते हैं? वेन्स। ये ब्लड वेसल है, तो आर्ट्रियम से जुड़ने वाली जो ब्लड वेसल है उन्हें बोला जाता है वेन्स। और वेंट्रिकल से जुड़ने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि वेंट्रिकल्स दो हैं, तो दो वेंट्रिकल से जो नसें जुड़ी हुई हैं ब्लड को जो लेके जाएंगी यहाँ से उन्हें बोलते हैं हम आर्टरी। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात? एक बार फिर से बता देता हूं। हार्ट जो है वो किससे बना है? कार्डिक मसल से बना है। ठीक है, कार्डिक मसल से बनने का फायदा ये है कि ये रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी कि पंप की तरह ये कार्य कर सकता है। ठीक है, एक हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर हैं। सभी हार्ट्स के अंदर नहीं होते, यानी कि सभी ऑर्गेनिजम्स की जो हार्ट है उनके अंदर 4 चैम्बर नहीं होता है। जो हायर क्लास ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं या फिर एप्स हैं, उनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। अगर मैं रेप्टाइल्स के अंदर बात करता हूं तो क्रोकोडाइल को छोड़कर जो रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अगर मैं मछलियों के बारे में बात करता हूं यानी कि पेसेस के बारे में बात करता हूं तो वहां पर 2 चैम्बर्ड हार्ट से ही काम चल जाता है। ठीक है जी, ये जो चैम्बर्ड है वो किस आधार पे है कि कितनी रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी है। तो एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन और फूड की जरूरत है और उनकी सप्लाई के लिए ब्लड की आवश्यकता है। तो कितनी सप्लाई ऑफ ब्लड करनी है उसके आधार पे क्या किया गया? चैम्बर्स बनाए गए हैं, है ना। हम यहाँ पे ह्यूमन हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम 4 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं उन्हें हमने क्या बोला है? आर्टरियम बोला है, इन्हें ऑरिकल्स भी बोलते हैं। और जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं उन्हें हमने वेंट्रिकल्स बोला है। ठीक है ना जी। ऑरिकल्स का मुख्य कार्य है ब्लड को कलेक्ट करना, कहां से? बॉडी के अंदर से। और जो वेंट्रिकल्स हैं उनका मुख्य कार्य है ब्लड को उन बॉडी पार्ट्स तक भेजना जहां पर उसकी आवश्यकता पड़ रही है। आगे मेरी बात समझ में? चलो, सर्कुलेशन के साथ साथ एक बात और मैं आपको बताता हूँ जो एनसीईआरटी का एक बहुत खास हिस्सा है इस चैप्टर का, जिसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐसा हार्ट है जहां पर 4 चैम्बर्ड मौजूद है, यानी कि 4 कक्षीय हृदय जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास मौजूद है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है जी। तो डबल सर्कुलेशन क्यों कहलाता है उसके बारे में बता रहा हूं अब यहाँ पर। हार्ट जिन वेसल से जुड़ा हुआ है उन वेसल्स के मैं आपको नाम बता देता हूं। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि वेंट्रिकल से निकलने वाली एक नस है ना, एक वेसल आगे की तरफ गई है एंड देन यहाँ पर इस तरह से आगे 2 भागों में बट गई है। ठीक है, ये वाली जो वेसल है वो सीधा यहाँ पर जाती है किसके पास? लंग्स के पास। ठीक है ना, और लंग्स के पास जाती है ना, किसको लेकर? ब्लड को लेकर। और लंग्स के पास क्यों जाती होगी? तो आपको पता है कि वहां से ऑक्सीजन मिलने वाला है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होने वाला है, यानी कि एक्सक्रीशन होने वाला है। तो लंग्स से जुड़ी हुई जितनी भी वेसल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं पल्मोनरी वेसल्स, है ना। एक्चुअल में क्या, लंग्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको पल्मोनरी नाम दिया गया। जैसे अगर डिजीज है, लंग्स से जुड़ी हुई कोई डिजीज है तो उसको पल्मोनरी डिजीज बोलेंगे या फिर पल्मोनरी डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर वेसल्स है तो इन्हें बोलते हैं क्या? पल्मोनरी वेसल। आगे मेरी बात समझ में? अच्छा, वेसल्स के बारे में एक छोटी सी चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ज्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा। जो वेसल्स ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही हैं, यानी हार्ट से लेती हैं एंड देन चली जाती हैं, उन वेसल्स को हम बोलते हैं क्या? आर्टरीज। क्या नाम दिया है? आर्टरीज। ठीक है, और जो वेसल्स ऐसी हैं जो ब्लड को वापस हार्ट के अंदर ला रही हैं, ठीक है, ये दूसरा रास्ता है। एक ले जाने वाला है, हार्ट से ले जाने वाला, दूर ले जाने वाला, कहां तक? ब्रेन तक ले जाने वाला, किडनी तक ले जाने वाला, इंटेस्टाइन तक ले जाने वाला या फिर लंग्स तक ले जाने वाला जो रास्ता है, जो वेसल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? आर्टरीज। क्लियर? और वहां से ब्लड वापस भी तो आएगा अब हार्ट के अंदर, है ना। तो हार्ट के अंदर जब ब्लड वापस आता है तो जिन वेसल्स के थ्रू आता है उन्हें बोलते हैं वेन्स। क्या बोलते हैं? वेन्स। ठीक है जी। तो मैं अब यहाँ पे क्लियर का आपको कर देता हूं कि जो ब्लड वेसल्स यहां से देखो वेंट्रिकल से ब्लड को लिया एंड देन उसके बाद कहां पे चले गए? लंग्स के पास चले गए। तो लंग्स से जुड़ी हुई जो वेसल्स हैं, क्योंकि यहां से ब्लड, हार्ट से ब्लड जा रहा है तो इन्हें बोलेंगे आर्टरीज, और क्योंकि लंग्स के पास जा रहे हैं तो इन्हें बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, है ना। पल्मोनरी का मतलब क्या है? लंग से रिलेटेड, और आर्टरी का मतलब क्या है? वो वेसल्स जो कि ब्लड को हार्ट से किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के पास ले जा रहे हैं। तो पर्टिकुलर ऑर्गन कौन सा है? लंग्स है, तो लंग्स से नाम आया पल्मोनरी, और आर्टरी है वो तो उन्हें बोला गया क्या? पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? सो पल्मोनरी आर्टरीज आर द वेसल्स व्हिच कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हृदय से
कहां तक जा रहे हैं, लंग्स के पास जा रहे हैं। ठीक है जी। अब लंग्स के पास क्या होना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होनी है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर से कहां पर चली जाएगी, इस लंग के अंदर चली जाएगी जिस लंग के पास ब्लड है ना। एंड देन वहां से क्या होता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं एक्सहेलेशन के द्वारा। ये मैं आपको पहली वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। अब जो लंग के पास ब्लड है वो वापस भी तो आएगा हार्ट के पास, क्योंकि हार्ट ही उसे फिर आगे सर्किट्स के अंदर भेजने वाला है, चाहे वो ब्रेन के पास भेजे या फिर बॉडी के किसी दूसरे पार्ट्स के पास भेजे। तो यहां से अब क्या होने वाला है, लंग से वापस क्या आने वाला है, जो ब्लड है वो वापस आने वाला है। तो अब कहां पे आ रहा है ब्लड, हार्ट के पास आ रहा है, यानी कि हार्ट की तरफ मूविंग है ना। तो हार्ट की तरफ जो वेसल्स आती हैं उन्हें क्या बोला अभी, वेन बोला। कहां से आ रही है, लंग्स से आ रही हैं। तो लंग्स से जुड़ने वाली, यानी कि लंग्स और हार्ट से जुड़ने वाली जो वेसल्स हैं उन्हें क्या बोला हमने, पल्मोनरी वेन्स बोला। ठीक है, तो हार्ट से लंग की तरफ ले जाने वाले, हार्ट से ब्लड को लंग्स तक ले जाने वाले वेसल्स को हमने बोला क्या, पल्मोनरी आर्टरीज, और लंग्स से वापस हार्ट के पास ब्लड को लाने वाली वेसल्स को हमने बोला क्या, पल्मोनरी वेन्स। तो ये जो है ये अंदर जाके इस तरह से ओपन हो जाती है। तो ये क्या है, ये पल्मोनरी वेन्स है, ये वाली पल्मोनरी वेन्स है। और जो ये है ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज है। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरीज हो गई और ये पल्मोनरी वेन हो गई। इसके बाद क्या होता है, ब्लड यहाँ पर आके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। किसमें, किस चैम्बर में, चैम्बर नंबर 2 में, यानी कि लेफ्ट आर्टरियम के अंदर ब्लड आके स्टोर हो गया। जब ये पूरा भर जाता है तो उसके बाद क्या है, ये वाल्व यहाँ पर लगाए हुए हैं जो इस ब्लड को यहाँ पर रोके रख रहे हैं। ये वाल्व ओपन होते हैं और ब्लड कहाँ पर चला जाता है, चैम्बर नंबर 3 में चला जाता है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। अगर हम इस ब्लड की क्वालिटी के बारे में बात करो तो ये जो ब्लड है यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्यों, क्योंकि ये लंग्स के पास से आया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को देके आया है और वहां से ऑक्सीजन को लेके आया है। तो ये वाला जो ब्लड है वो कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसके बाद क्या होगा, जब ये वेंट्रिकल कंप्लीट भर जाएगा, ठीक है, ये वेंट्रिकल जब यहाँ पर कंप्लीट भर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, यहाँ से ब्लड जो है वो किसके थ्रू, इस वाली नस के थ्रू, इस वाली नस के थ्रू कहाँ पे जाने वाला है, ऊपर की तरफ जाने वाला है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहीं से कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हार्ट के पास 2 सर्किट्स बनाए गए हैं, एक हार्ट से ऊपर की तरफ ब्लड को ले जाने वाले और एक हार्ट से नीचे की तरफ ब्लड को ले जाने वाले। तो नीचे की तरफ क्या है, ये आने वाले और यहाँ से ब्लड बॉडी में नीचे वाले पार्ट्स में, यानी कि जो हार्ट से नीचे वाले पार्ट्स हैं वहां तक पहुंचने वाला है इन वेसल्स के द्वारा। ठीक है, ये वेसल्स थोड़ी सी मोटी हैं और जो ये वाला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है जो ज्यादा थोड़ा सा मोटा दिखाई दे रहा है, यानी कि बड़ा दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं क्या, ऑर्टा। क्या नाम दिया है, ऑर्टा। ठीक है जी, यहां से फिर ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर फैला दिया जाता है। लेकिन जो ब्लड अब बॉडी के अंदर जा रहा है उसे वापस भी तो हार्ट के पास आना है। क्यों, क्योंकि जो ब्लड अभी बॉडी के अंदर गया है वो क्या लेके गया, ऑक्सीजन लेके गया। कोशिकाओं को यानी कि सेल्स को ये ऑक्सीजन देने वाला और वहां से वापस क्या उठाने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड उठाने वाला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर उठाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये कहां पर वापस आने वाला है, हार्ट के पास आने वाला है। ठीक है ना जी, और जब हार्ट के पास आएगा तो हार्ट उसे किसके पास भेजेगा, फिर से लंग्स के पास भेजेगा। लंग्स क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा, ऑक्सीजन दे देगा, देन वापस किसके पास पहुंचा, हार्ट के पास पहुंचा। हार्ट उसे फिर से कहां पर भेजने वाला है, उन सेल्स के पास भेजने वाला है जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं। तो इससे क्या हुआ, एक सर्कुलेटरी सिस्टम तैयार हो गया। लंग्स और उन ऑर्गन्स जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है ना जी, उसके बीच में हार्ट क्या है, एक पंपिंग स्ट्रक्चर के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, तो जो भी ब्लड कंपोनेंट अभी ऑक्सीजन को लेकर कहां पर पहुंचा है, उन कोशिकाओं तक पहुंचा है जिन कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। वो कोशिकाएं, वो सेल्स क्या करती हैं, उससे ऑक्सीजन ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसे दे देती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ब्लड वापस आ रहा है ना, तो किस रास्ते के द्वारा आएगा, आपका वो वेन्स के द्वारा आएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक बड़ी वेन है, अगर मैं इसको इस तरह से घुमा देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ी वेन है जिसका नाम दिया है वेना कावा। वेना कावा, ऊपर वाली को सुपीरियर बोलते हैं, नीचे वाली को इंफीरियर बोलते हैं। यानी कि नीचे से जो ब्लड हार्ट के पास आएगा वेना कावा के द्वारा उसे इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं और ऊपर वाली को सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि ब्रेन के पास से जो ब्लड वापस हार्ट के पास जा रहा है तो सुपीरियर के द्वारा आएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ हार्ट के नीचे वाले ऑर्गन से अगर वो वापस आ रहा है तो इंफीरियर से आने वाला है। लेकिन जो ब्लड आने वाला है वो कहाँ पर आने वाला है, हार्ट के उस चैम्बर के अंदर जहां पर ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा, है ना। तो कलेक्ट किसके अंदर होता है,
किसके अंदर होता है? आर्टरियम के अंदर होता है। लेकिन लेफ्ट आर्टरियम के अंदर तो लंग्स से आ रहा था ब्लड, तो यहाँ पर हमने राइट आर्टरियम का यूज किया है। ये रहा राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम ये वाला, यानी कि सेक्शन नंबर 1, ठीक है। इस सेक्शन नंबर 1 के क्या अंदर क्या होता है? ये ब्लड आकर यहाँ पर स्टोर हो जाता है। अच्छा, इस ब्लड की प्रॉपर्टी क्या है भाई? इस ब्लड की प्रॉपर्टी है कि ये वाला जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है। ध्यान से देखना, जो लेफ्ट आर्टरियम है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि वो लंग्स के पास से आया था। जो आपका राइट आर्टरियम है उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ब्लड था वो कोशिकाओं के पास से आया था कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, ठीक है। अब जब आर्टरियम ये फुल हो जाता है, भर जाता है, तो यहां से ये वाल्व खुलते हैं और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पर आ जाता है? वो आ जाता है आपके सेक्शन नंबर 4 में, ठीक है। ये कौन सा है? वेंट्रिकल है। कौन सा वेंट्रिकल? राइट वेंट्रिकल, ठीक है जी। राइट वेंट्रिकल के अंदर जिस समय पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फुल हो जाता है, यानी ये पूरा भर जाता है, तो उस समय पे ये कंप्रेस होता है, दबता है, और यहां से फिर ये ब्लड क्या है? इस वाली वेसल, जो ये वेसल आपको दिखा रखी है, ठीक है, इस वेसल के द्वारा कहां पर चला जाता है? फिर से चला जाता है कहां पर? लंग्स के पास। यानी कि जो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी हुई है किसके साथ? 4 नंबर सेक्शन के साथ, यानी कि राइट वेंट्रिकल के साथ, ठीक है। राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा है? यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, दबेगा, एकदम से यहां से ब्लड क्या जाएगा? यहां से ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा एंड देन सीधा किसके पास पहुंचेगा? लंग्स के पास पहुंचेगा। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। लंग्स क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे और क्या दे देंगे ब्लड को? ऑक्सीजन दे देंगे। वहां से ब्लड वापस आएगा, किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। किस वाले चेंबर में आएगा? सेकंड नंबर चेंबर में आएगा। क्या नाम है? लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम जब भर जाएगा तो कहां पे ब्लड जाएगा? वेंट्रिकल के पास जाएगा। किस वेंट्रिकल के पास? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पे जाने वाला है फिर वो? ये जो आपका एरोटा है, एरोटा की जो यहाँ पे ओपनिंग खुली हुई है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, एरोटा के पास जाएगा और एरोटा से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर, ठीक है जी। कुछ ऊपर की तरफ चले जाते हैं और कुछ बॉडी के नीचे वाले पार्ट्स में चला जाता है। तो नीचे वाले पार्ट्स में तो ये पीछे की तरफ से होता हुआ ये वाली जो नस है ना, जो आर्टरी है, इसके द्वारा नीचे बॉडी पार्ट्स के अंदर चला जाता है और यहाँ से फिर घूमकर वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, किसके द्वारा? इंफीरियर वाना कावा के द्वारा। और ब्रेन वगैरह से जब आता है तो आता है किसके? सुपीरियर वाना कावा के द्वारा। सो ये क्या हो गया? एक सर्कुलेशन तैयार हो गया है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 तरह का क्या है? सर्कुलेटरी कॉन्सेप्ट है। एक है हार्ट से लंग्स, लंग्स से वापस हार्ट, तो एक सेक्शन कंप्लीट हुआ। हार्ट से ब्लड गया लंग्स के पास और लंग्स से वापस आ गया किसके पास? हार्ट के पास, तो एक सेक्शन कंप्लीट, घुमाव कंप्लीट हो गया। एक दूसरा सेक्शन है जहां पर क्या है? हार्ट से गया उन ऑर्गन्स के पास जिन ऑर्गन्स को आवश्यकता है ऑक्सीजन की और जो कार्बन डाइऑक्साइड देने वाले हैं, और वापस उनसे कहां पे आ गया? हार्ट के पास, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दूं, हार्ट से गया उन ऑर्गन्स के पास जिन ऑर्गन्स को आवश्यकता है, जैसे ब्रेन, ठीक है, और वहां से फिर क्या हुआ? वापस हार्ट के पास आ गया है। फिर हार्ट से गया लंग्स के पास, लंग्स से फिर से हार्ट के पास आया। तो कितने यहाँ पे सर्कुलेशन हो गए? 2। एक लंग्स और हार्ट के बीच में, और एक उन ऑर्गन्स के बीच में, उन ऑर्गन्स और हार्ट के बीच में जिन ऑर्गन्स को आवश्यकता है ऑक्सीजन की या फिर किसी भी उस चीज की जिसको ब्लड लेके चल रहा है। तो यहाँ पर 2 सर्कुलेशन तैयार हुए हैं और इस वजह से जो ह्यूमंस के अंदर, यानी कि जो 4 कक्षीय हृदय है उसके अंदर डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट देखा जाता है, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब है 2 सर्कुलेशन, एक समय पर ही 2 सर्कुलेशन। जिस समय पे ये वेंट्रिकल्स दबेंगे तो उस समय पे दोनों वेंट्रिकल्स दबेंगे, जिस समय पे ऑरिकल्स दबेंगे तो उस समय पे दोनों ही ऑरिकल दबते हैं, ठीक है ना जी। तो जिस समय पे दोनों वेंट्रिकल्स दबते हैं तो उस समय पे लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड को भेजता है किसके अंदर? पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर। और जो राइट वेंट्रिकल है वो कहां पर भेजता है ब्लड को? लंग्स के पास। तो 2 सर्कुलेशन एक साथ हो गए ना, एक पूरी बॉडी में जा रहा है ब्लड और एक सिर्फ लंग्स के पास जा रहा है, ठीक है। और जब मैं ऑरिकल्स के बारे में बात करता हूं तो एक ऑरिकल क्या कर रहा है? लंग्स से वापस कलेक्ट कर रहा है ब्लड को, और दूसरा ऑरिकल उसी समय पे क्या कर रहा है? पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन से ब्लड को वापस कलेक्ट कर रहा है। तो डबल सर्कुलेशन हो गया ना। एक सर्कुलेशन लेफ्ट वाले पोर्शन से चल रहा है और एक सर्कुलेशन राइट वाले पोर्शन से चल रहा है। हृदय के अंदर जो ये बीच वाली मेम्ब्रेन है, जिसे कार्डिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं इसे एक्चुअल में, ठीक है। तो सेप्टम ने हृदय को 2 भागों में डिवाइड किया, एक लेफ्ट और एक राइट। तो जो लेफ्ट
पार्ट है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, चाहे वो ऑरिकल के अंदर हो या फिर वो वेंट्रिकल के अंदर हो, और जो आपका राइट पोर्शन है ना, जो आपका राइट वाला हिस्सा है, जो राइट हाल्व है, उसके अंदर जो ब्लड है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, चाहे वो ऑरिकल के अंदर है या फिर वो वेंट्रिकल के अंदर है। क्लियर है? सो डबल सर्कुलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। एक समय पर दो सर्किट्स के अंदर ब्लड बह रहा है। एक सर्किट कौन सा है? हृदय एंड आपके फेफड़े यानी कि लंग्स, और दूसरा जो सर्किट है वो कौन सा है? हृदय और आपके शरीर के वो हिस्से जहां पर आवश्यकता है उन वस्तुओं की जिन वस्तुओं को ब्लड लेके जाने वाला है। तो एक समय पर ही दो सर्किट्स के अंदर ब्लड अलग अलग डायरेक्शंस में बह रहा है, इस वजह से इसे हमने डबल सर्कुलेशन नाम दिया है। क्लियर है? चलो एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं मैं। हार्ट, वजन 285 ग्राम टू 290 ग्राम, एक एडल्ट का, मांसपेशियों का नाम कार्डिक मांसपेशियां, ठीक है, और 4 चैम्बर्ड हार्ट है। अगर मैं रेप्टाइल्स के अंदर बात करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़कर जो और रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर 3 चैम्बर्ड है, और अगर मैं मछलियों के बारे में बात करता हूं तो वहां पर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो मैमल्स हैं और हाई क्लास ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट को डिवाइड किया 2 हाल्व्स में, सेप्टा ने, ये वाला सेप्टम है, ये सेप्टा, ठीक है, और उसके बाद वाल्व के द्वारा ऊपर नीचे डिवाइड हो जाते हैं, जो राइट हाल्व है और जो लेफ्ट हाल्व है। ऊपर वाले को ऑरिकल बोला है, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोला है। वेंट्रिकल ब्लड को भेजते हैं बॉडी पार्ट्स के पास और ऑरिकल्स ब्लड को वापस कलेक्ट करते हैं बॉडी पार्ट से, ठीक है ना जी। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को भेजता है, कौन से ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और जो आपका राइट वेंट्रिकल है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके पास भेजता है? लंग्स के पास भेजता है, ठीक है ना जी। जिन वेसल्स का यूज यहाँ पर हो रहा है उन वेसल्स को एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। हृदय से यानी कि हार्ट से ब्लड को ले जाने वाली वेसल्स को बोलते हैं क्या? आर्टरीज, और वापस उन ऑर्गन से वापस ब्लड को हार्ट के पास लाने वाली वेसल्स को हम बोलते हैं वेन्स, ठीक है जी। ऑर्गन्स के नाम पे इनको क्या कर दिया है? थोड़ा सा नाम दे दिया गया। जिस लंग से जुड़ी जो आर्टरीज है उन्हें क्या बोला है? पल्मोनरी आर्टरी। जो लंग्स से जुड़ी हुई वेन्स हैं उनको बोला है पल्मोनरी वेन, ठीक है ना जी। अगर मैं लीवर से जुड़ी हुई आर्टरी के बारे में बात करूं तो हेपेटिक आर्टरी बोलेंगे। वेन्स के बारे में बात करता हूं तो क्या बोलेंगे? उसे हम हेपेटिक वेन्स बोलेंगे। किडनी से जुड़ी हुई अगर मैं आर्टरीज के बारे में बात करता हूं तो उन्हें बोलते हैं रीनल आर्टरी। वेन्स जो है किडनी से जुड़ी हुई उन्हें हम बोलते हैं रीनल वेन्स, ठीक है। तो इस आधार पे क्या है, इनको अलग अलग नाम दे रखे हैं। सर्किट्स है ना वो कंप्लीट, तो उस वजह से अलग अलग नाम दे रखे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हार्ट के बारे में हमने पूरा कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ब्लड के बारे में। तो शुरू करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में आमतौर पर जो हमें जानकारी है वो ये है कि जो ब्लड है वो रेड कलर का है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा साइंटिफिक जानकारी के बारे में बात करता हूँ तो जो ब्लड है उसका जो पीएच है यानी कि उसकी जो एसिडिटी और बेसिसिटी है वो 7.4 है। तो इसका मतलब सीधे तौर पे हम बात करते हैं ये एल्कलाइन है। एल्कलाइन यानी कि हल्का सा बेसिक है, ठीक है। एल्कलाइन है ना। एल्कलाइन होने का मतलब कि मैंने आपको दो चीजें बता दी हैं, एक तो बेस है और दूसरा ब्लड जो है वो वाटर में डिसॉल्वेबल है। कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं यानी कि ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना है। तो ब्लड के अंदर 4 मुख्य जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं प्लाज्मा, ठीक है, दूसरा है आरबीसीज, थर्ड है डब्ल्यूबीसीज और फोर्थ है प्लेटलेट्स, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं प्लाज्मा के बारे में बात करता हूं तो प्लाज्मा हमारे ब्लड के अंदर लगभग 55% होता है, ठीक है ना। 55% प्लाज्मा कंपोनेंट है किसके अंदर? हमारे कंप्लीट ब्लड के अंदर। प्लाज्मा का मुख्य कार्य है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को मीडियम प्रोवाइड करना, यानी कि भाई तुम यहाँ पर रहो, मैं तुम्हें खाना प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं तुम्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर मैं तुम्हें हर वो चीज प्रोवाइड कर सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए। तो मीडियम प्रोवाइडर कौन है? प्लाज्मा है, ठीक है जी। प्लाज्मा के अंदर 3 कंपोनेंट है, एक का नाम है आरबीसी, दूसरा का नाम है डब्ल्यूबीसी और थर्ड है प्लेटलेट्स, ठीक है जी। जो आपके आरबीसी हैं, ठीक है, उन आरबीसी के पास एक पिगमेंट पाया जाता है जिस पिगमेंट को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है, बहुत मुख्य है ये, ठीक है। मल्टीसेल्युलर्स के अंदर हीमोग्लोबिन की ये खासियत है कि ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी से बॉन्डिंग क्रिएट करता है, ठीक है, और जिससे क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है ना जी। और इसी वजह से जो आरबीसीज हैं वो ऑक्सीजन के मेन कैरियर बोले जाते हैं, मेन कैरियर,
ठीक है ना जी। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन देते हैं किसको, ब्लड को, तो ब्लड के अंदर किसको देते होंगे, आरबीसीज को देते होंगे, क्योंकि आरबीसीज के पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का कलर जो है वो रेड है, इस वजह से जो ब्लड है वो हमें रेड दिखाई देता है, ठीक है ना जी। इसमें हल्का सा स्टिकीनेस होता है, यानी कि चिपचिपापन भी होता है, वो प्लेटलेट्स के कारण होता है। चलो आगे क्या है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। इनका मुख्य कार्य है इन्फेक्शन से लड़ना, है ना, यानी कि जो फॉरेनर एजेंट हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, उनसे लड़ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट किल्स द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, इट किल्स इन्फेक्शन, ठीक है जी। और थर्ड है कौन से, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के अंदर पाया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से एक स्पेशल काइंड ऑफ द प्रोटीन जो क्लॉटिंग में मदद करता है। क्लॉटिंग आपको बता देता हूं, जैसे कई बार हमें चोट लग जाती है तो क्या होता है, क्लॉट जम जाता है ना, खुरंड बोल देते हैं उसे, क्लॉट जम जाता है। तो वो क्लॉट जो जम रहा है या फिर वो क्लॉट जो क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से है, प्लेटलेट्स के कारण है। प्लेटलेट्स का मुख्य जो कार्य है, जो फंक्शनल है इसका, वो ये है कि जब भी हमें कोई इंजरी होती है, यानी कि ओपन इंजरी होती है जिसमें से ब्लड बह रहा होता है, तो क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत मेन कंपोनेंट है, तो इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो भी चोट लगती है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड नहीं बहना चाहिए, ठीक है ना जी। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए, यानी कि एक्सेसिव ब्लड लॉस की प्रिवेंशन के लिए क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से प्रोटीन्स ब्लड के अंदर डाले गए हैं, जो किसके पास होते हैं, प्लेटलेट्स के पास होते हैं। इनका मुख्य कार्य है कि जहां पर भी चोट लगी है, जहां पर भी ओपन इंजरी है, वहां पर जाके ये क्या करते हैं, एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, बैंडेज लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं और ब्लड के फ्लो को रोकने का काम करते हैं, ब्लड को रोक देते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी इंजरी है तो हमें क्या करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है या फिर किसी चीज से उसे ढक देना पड़ता है, बैंडेजिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर छोटी मोटी चोटें हैं तो ब्लड अपने आप को रोक लेता है, किसके कारण, प्लेटलेट्स के कारण, ठीक है। जब किसी को डेंगू हो जाता है, ठीक है, एक बीमारी जो है डेंगू जब हो जाता है तो उसमें यही प्लेटलेट्स हैं जो डाउन चले जाते हैं, है ना। और इसकी वजह से, इनके डाउन होने की वजह से क्या होता है, जो भी व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उसको इंटरनल ब्लडिंग हो सकती है। इंटरनल ब्लडिंग का मतलब प्लेटलेट्स ना होने के कारण ब्लड इतना ज्यादा पतला हो जाता है कि जो कैपिलरीज है उनके अंदर से ब्लड इंटरनली क्या हो सकता है, बॉडी के अंदर खुल सकता है ना। तो जो कि बहुत ज्यादा फिर क्या हो जाता है, मेजर इशू बना सकता है। तो यहाँ पर क्या है, प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करने का काम कर रही है, ब्लड को गाढ़ा और चिपचिपा बना के रखती हैं। डब्ल्यूबीसी जो है, जो व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स हैं, वो बैक्टीरियाज को, इन्फेक्शन वगैरह को मारने का काम करते हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो है, कार्ब सेल्स जो है, वो हीमोग्लोबिन रखती हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है और इसी वजह से आरबीसीज ऑक्सीजन को कैरी करने वाले मेन एजेंट बन जाते हैं। प्लाज्मा इन तीनों को क्या कर रहा है, मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। साथ में ही जो डाइजेस्टेड फूड है, जो इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टेड फूड है, जब उसे ब्लड लेता है तो ब्लड का कौन सा कंपोनेंट उसे एब्जॉर्ब करता होगा, प्लाज्मा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू बह रहे हैं, तो ब्लड के किस कंपोनेंट में हार्मोन्स पड़े हुए हैं, प्लाज्मा के अंदर पड़े हुए हैं। सो प्लाज्मा इज द मीडियम, क्लियर, जिसमें कौन कौन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, डाइजेस्टेड फूड और साथ में हार्मोन्स। क्लियर हो गई होंगी बातें, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड ये है। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में बार बार ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर कितना ब्लड होता होगा। तो वैसे तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी एक एडल्ट के अंदर जिसका 60-65 किलो वजन है, तो उसके अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड हो सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे के अंदर आपको जांचना है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर आपको जांचना जो कि एडल्ट नहीं कहला रहा है, तो उसके अंदर उसके वजन का 12वां हिस्सा हम क्या कह सकते हैं, ब्लड कह सकते हैं। कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो 50 किलो का है, तो 50 किलो का जो 12वां हिस्सा है ना, वो उसके अंदर ब्लड का रहा होगा, जिसका 55% प्लाज्मा रहता है, फिर आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स हैं, ठीक है जी। तो ब्लड के मैंने आपको यहाँ पे फंक्शन बता दिए हैं, बैक्टीरियाज को किल करना, ठीक है, क्लॉटिंग, ठीक है, तीसरा ऑक्सीजन का कैरियर है, ठीक है, चौथा क्या, हार्मोन्स का कैरियर है, डाइजेस्टेड फूड का भी कैरियर यही है। पीएच कितना है, पीएच है 7.4, कलर क्या है, रेड है, हल्का सा एल्कलाइन है, चिपचिपा है, स्टिकी है, क्लियर। तो चलो अब हम बढ़ते हैं किसके पास, ब्लड वेसल्स की तरफ, ठीक है। ब्लड वेसल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं, जैसा कि आपको पता है। सबसे पहली हैं आर्टरीज, दूसरी हैं वेन्स और थर्ड नंबर हैं कैपिलरीज, ठीक है जी। आर्टरीज मैंने आपको बताया था, अभी कौन सी, ये हार्ट
ठीक है, हृदय से रक्त को ले जाती है, ब्लड को ले जाती है ऑर्गन्स के पास, ठीक है। तो जो ये वाला सर्किट है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, यहाँ से ब्लड इस तरह से जा रहा है, हार्ट से ब्लड जा रहा है, किसके थ्रू जाएगा? जिन वेसल्स के थ्रू जाएगा उन वेसल्स को बोलते हैं आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज ब्लड को छोड़ेंगे कहाँ पे? ऑर्गन से बिल्कुल जस्ट बाहर, ठीक है ना जी। लेकिन ऑर्गन्स के अंदर तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, है ना, उन कोशिकाओं तक यानी कि हर कोशिका तक ब्लड को ले जाने के लिए आर्टरी नहीं यहाँ पर जाने वाली, वो क्या करती है, आर्टरी क्या करती है, बहुत पतली और बहुत छोटी नसों में बढ़ जाती है, जिन नसों को हम बोलते हैं क्या? कैपिलरीज, जिन वेसल्स को हमने कैपिलरीज बोला है। आर्टरी से ब्लड को कैपिलरीज ने लिया एंड देन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑर्गन्स की हर उस सेल को जिस सेल को उसकी आवश्यकता है। आगे मेरी बात समझ में? इसके बाद जब ऑर्गन से ब्लड वापस निकला कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, तो वो जुड़ा किसके अंदर? वेसल, एक वेसल के पास जिसका नाम है वेन, ठीक है। ये वेन क्या करने वाली है? यहाँ से ब्लड को ले जाने वाली है, कहाँ पर ले जाने वाली है? सीधा हार्ट के पास ले जाने वाली है, ठीक है ना जी। तो हार्ट और ऑर्गन के बीच में क्या है? वेसल्स हैं जिनको हमने आर्टरी और वेन नाम दिया है, ठीक है। हार्ट से जो ब्लड को ले जाती हैं ऑर्गन की तरफ उसे हम बोलते हैं आर्टरीज, और जो ऑर्गन से वापस हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाने वाली वेसल्स हैं उन्हें हमने बोला है वेन्स, ठीक है। और ऑर्गन्स के चारों तरफ जो बहुत पतली कणिकाएं हैं, जो बहुत पतली वेसल्स हैं, उन वेसल्स को हमने बोला है कैपिलरीज, ठीक है। और कैपिलरीज ही क्या है? साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स है ना। अगर मैं आर्टरीज के बारे में बात करूं या फिर वेन्स के बारे में बात करता हूं, तो आर्टरीज और वेन्स की जो दीवारें हैं वो थोड़ी सी मोटी हैं, जिनमें से मटेरियल्स का एक्सचेंज यानी का बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, जिस वजह से इन वॉल्स को पतला करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यहां पर नहीं पतला कर सकते वरना ये फट भी सकती हैं, तो इस वजह से बिल्कुल ऑर्गन के पास ले जाकर इसे थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है? परमीबल एंड बहुत थिन कर दिया जाता है, जहां से मटेरियल्स का एक्सचेंज इजिली हो जाए। तो जो थिन वॉल्ड वेसल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर से ब्लड में से मटेरियल्स किसके पास पहुंच जाते हैं? सेल्स के पास पहुंच जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कैपिलरीज। तो वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से ऑर्गन के पास जाएंगी लेके, ठीक है, और ऑर्गन से जब वापस ब्लड आएगा तो किसके थ्रू आएगा? वेन्स के थ्रू आएगा, ठीक है जी। अच्छा, एक बात और यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हार्ट प्रेशर क्रिएट करता है ब्लड के ऊपर, जिससे कि ब्लड जाता है किसके पास? इन ऑर्गन्स के पास। तो जिस वजह से जो ये आर्टरीज हैं, इन आर्टरीज के अंदर भी प्रेशर पड़ता है, ठीक है। उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो आर्टरीज है वो थोड़ी सी थिक वॉल्ड है। थिक वॉल्ड का मतलब क्या है? यहाँ पर जो आर्टरीज है वो थिक वॉल्ड है, इस तरह से, ऐसे जो उनकी वॉल्स हैं वो मोटी हैं, है ना। तो मोटी वॉल से फायदा क्या है? मोटी वॉल से ये फायदा होता है कि यहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ता है तो जो वेसल्स हैं वो, जो यहाँ पे वेसल्स हैं उनको नुकसान नहीं होगा, यानी कि वो फटेंगी नहीं, ठीक है ना जी। वो प्रेशर को मेंटेन कर लेंगी। लेकिन जब ऑर्गन के पास से ब्लड वापस जा रहा है तो उस ब्लड के पास प्रेशर नहीं है, इस वजह से जो वेन्स हैं वो थिन वॉल्ड हैं। थिन वॉल्ड मतलब उनकी जो दीवारें हैं वो पतली हैं, है ना, मोटी नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आर्टरीज जो है वो थिक वॉल्ड क्यों है या फिर वेन्स जो है वो थिन वॉल्ड क्यों है? तो आप वहां पर आंसर कर सकते हैं कि आर्टरीज कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑर्गन्स, क्लियर, विद अ स्पेसिफिक प्रेशर। टू मेंटेन दिस प्रेशर क्या करते हैं? आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो थोड़ी सी क्या कर दी गई हैं? मोटी बना दी गई हैं, है ना, कि जहां पर परेशानी क्रिएट ना हो। वेन्स क्यों पतली हैं? बिकॉज देयर इज नो प्रेशर इन द ब्लड, बिकॉज वेन्स कैरीज द ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन सिस्टम टू द हार्ट, ठीक है। सो देयर इज नो प्रेशर, और यही कारण है कि इनको बहुत ज्यादा प्रेशर झेलने की आवश्यकता नहीं है, तो इनको पतला ही रखा गया है, ठीक है। कैपिलरीज वैसे ही बहुत ज्यादा पतली हैं क्योंकि वहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है ना। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आर्टरी हार्ट टू ऑर्गन और वेन्स ऑर्गन्स टू हार्ट, एंड कैपिलरीज सराउंडिंग द ऑर्गन्स जहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल चल रहा है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कंपोनेंट रह गया है इसके अंदर जिसका नाम है लिम्फ, ठीक है। तो अब हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फ भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है, लेकिन आमतौर पर क्या है कि ना इसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं दी जाती हैं क्योंकि इसमें से ना कुछ ही क्वेश्चंस उठकर आते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं फंक्शन के बारे में बात करता हूँ लिम्फ में, तो लिम्फ का जो मेन फंक्शन है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना है ना, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना है इंटेस्टाइन से, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूँ कि ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या कहते हैं, फैट्स के रूप में होता है
है ना। यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स को करना है तो प्लाज्मा कर लेगा, जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा था वो कर लेगा, लेकिन अगर वहाँ पर फैट्स हैं, फूड के अंदर फैट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, तो फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए लिम्फ क्या होता है, काम में आता है। दूसरा कलर क्या है भाई, इसका कलर है पेल येलो, ठीक है जी। तो हल्का सा येलो, हल्का सा वाइट तरह का, यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा रिजिड इसकी कंसिस्टेंसी है, कलर है पेल येलो। मेन क्वेश्चन आता है इस सेक्शन से, वो आता है डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ब्लड वर्सेस लिम्फ, ठीक है, हम यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं ब्लड एंड लिम्फ के बीच में। तो देखो रेड कलर्ड है कौन, ब्लड, बट अगर हम लिम्फ के बारे में बात करता हूँ तो ये पेल येलो है, ठीक है। अगर हम ब्लड के बारे में बात करते हैं तो इट हैज सेल एंड प्लाज्मा, यानी कि यहाँ पर कोशिकाएं और साथ में प्लाज्मा है। बट लिम्फ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे प्लाज्मा नहीं है, वहाँ पे फ्लूइड्स है जस्ट, है ना, जिनके अंदर सेल्स मौजूद हैं, है ना, और वो फैट को एब्जॉर्ब कर लेता है वो फ्लूइड। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं मूव्स हर्ट टू टिश्यू एंड बैक, यानी कि जो ब्लड है वो वेसल्स के थ्रू कहाँ पर जाने वाला है, टिश्यूज के पास जाने वाला है, ऑर्गन्स के पास जाने वाला है, और ऑर्गन से वापस हार्ट की तरफ मूव करने वाला है। लेकिन जो लिम्फ है उसके साथ ऐसा नहीं है, ये लिम्फ नोड से निकलता है एंड देन सिर्फ ऑर्गन्स तक जाता है, ऑर्गन से वापस लिम्फ नोड की तरफ नहीं आता है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, ब्लड के बारे में, तो इट हैज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोले तो हीमोग्लोबिन इज देयर, क्लियर, व्हिच बाइंड्स विद द ऑक्सीजन, क्लियर, एंड व्हिच मेक्स द ब्लड ऑक्सीजन कैरियर। बट अगर हम लिम्फ के बारे में बात करते हैं, पास कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, तो इस वजह से ये ऑक्सीजन वगैरह को कैरी नहीं करता है ना। और जो लास्ट इसका जो डिफरेंस है वो है इट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, और दूसरा वाला है इट फ्लोज इन लिम्फ वेसल। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लिम्फ है लिम्फ वेसल्स के अंदर बह रहा है, ब्लड है ब्लड वेसल्स के अंदर बह रहा है। प्लांट्स के अंदर एक बार ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं। प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, यहाँ पे हार्ट वेसल्स वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, ब्लड वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग हैं तो इस वजह से क्या है, हमें ये थोड़ा सा करना होगा, क्लियर, और इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, तो इस वजह से भी एक जरूर बन जाता है। तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हम कर रहे हैं, और जो मेन कंपोनेंट है प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टरी जो सिस्टम है उसके, वो है जाइलम एंड सेकंड वन है फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम के बारे में आपको थोड़ा बहुत होगा याददाश्त, आपकी 9th क्लास में हमने टिश्यूज के बारे में बात की थी, मेन कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स, तो एक था जाइलम और एक था फ्लोएम, ठीक है। सो जाइलम कौन है, वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करने वाला है, और जो फ्लोएम है वो फूड को कैरी करने वाला है। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है प्लांट बॉडी का, ठीक है। इस प्लांट बॉडी में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैंने यहाँ पर दिखाई है, जो कि एक लीफ है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो सामान चाहिए वो है आपका H2O, यानी कि पानी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो तो एटमॉस्फेयर से सीधी स्टोमेटास के द्वारा ले ली जाती है, लेकिन जो वाटर है वो जड़ों से क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल बॉडी, ठीक है ना जी। अच्छा, सॉइल से जब वाटर एंड मिनरल अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो किसी न किसी वेसल के थ्रू ही आ रहा होगा, किसी न किसी ट्यूब के द्वारा ही आ रहा होगा। तो जो ट्यूब यानी कि जो कंडक्टिंग टिश्यू प्लांट के अंदर वाटर को कैरी करता है फ्रॉम द सॉइल टू द, एक्चुअली फ्रॉम द रूट टू द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लियर, यानी कि लीफ, उसे हम बोलते हैं जाइलम, क्लियर। सो जाइलम कैरीज द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द साइट एट विच दे आर रिक्वायर्ड, ठीक है जी। और जब हम फ्लोएम के बारे में बात करते हैं तो जो फ्लोएम है वो ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू है कि जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस से खाने को, क्योंकि अभी फोटोसिंथेसिस के दौरान भोजन बनाया यहाँ पर, इस भोजन को कहाँ से, इस साइट से ले जाते हैं प्लांट के उन पार्ट्स के पास जहाँ पर खाना नहीं बन रहा है लेकिन वहाँ पर उसकी आवश्यकता है। जैसे स्टोरेज के लिए फ्रूट्स के पास ले जाएगा, है ना, यूज के लिए रूट्स के पास ले जाएगा, स्टेम के पास, और दूसरे जो और नोड्स हैं, इंटरनोड्स है, ग्रोइंग नोड्स हैं, ग्रोइंग स्टेम है, ग्रोइंग पार्ट्स हैं, है ना, उनके पास ले जाएगा, और वहाँ पर उस भोजन को यूज कर लिया जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए, जैसे कि हार्मोन सिंथेसिस है, ग्रोथ है, सेल डिवीजन है, मेंटेनेंस है, एंड सच काइंड ऑफ द प्रैक्टिसेस आर डन बाय यूजिंग द फूड व्हिच इज सिंथेसाइज्ड बाय द
लीफ, क्लियर। लेकिन क्योंकि वो काम दूसरी जगह पर हो रहे हैं तो इस वजह से यहाँ से इस भोजन को ले जाना पड़ेगा उन साइट्स तक, और उन साइट्स तक भोजन को ले जाने के लिए हमने फ्लोएम का यूज किया है, प्लांट ने फ्लोएम का यूज किया है, ठीक। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, आसान है। मेन कंपोनेंट दो ही हैं, एक जाइलम है और एक phloem है। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन और द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल, एंड द phloem इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन और द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड। ट्रांसलोकेशन यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्लांट बॉडी के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर खाना जा रहा है, तो वो अपनी सिर्फ जगह बदल रहा है ना, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जो पानी है, जो वाटर है, वो प्लांट की बॉडी में कहीं बाहर से आया है, यानी कि सॉइल से आया है, तो उसे अब एक स्पेशल नाम दे दिया ट्रांसपोर्टेशन। और जो यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्ट चल रहा है उसे हमने नाम दे दिया ट्रांसलोकेशन, क्योंकि विद इन द बॉडी फूड जो ट्रांसलोकेट हो रहा है, जहाँ पर स्टोर्ड है तो वहाँ से प्लांट बॉडी के पास पहुँच जाता है। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल ये। तो यही हमारा ट्रांसपोर्टेशन था, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में हमने आज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स किया। एनिमल्स में हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम का यूज किया है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने 3 कंपोनेंट को मेन रखा है, जिसमें एक हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड है, साथ में ही लिम्फ भी है। तो लिम्फ के बारे में भी आज हमने यहाँ पे किया है। अगर किसी को कोई डाउट होता है, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है, तो वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, ठीक है, जिससे कि हम और नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहें, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें।